हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का पेपर था दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम 60 प्रश्नों को हल कर गए थे। आज हम पढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न को। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, वंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं 61 नंबर प्रश्न पे। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। तो आस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा, आशीष बोस द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है आस्कर लुईस द्वारा। आइए देखते हैं लुईस जी जो है गरीबी की संस्कृति के बारे में क्या कहे हैं। तो देखिए, निर्धनता की संस्कृति अवधारणा के जनक आइस लुईस को 1979 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। अपनी पुस्तक 5 फैमिलीज मैक्सिमम केस स्टडी इन द कल्चर ऑफ पॉवर्टी में आस्कर ने यह अवधारणा दी कि गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से अपने सांस्कृतिक परिवेश के कारण भी नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी संस्कृतियां होती हैं उसे बांध के रखती है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, तो नया भी हो सकता है। तो ये क्या होनी चाहिए? 1.0, 1.6, 2.1, 2.3। तो इसका आंसर होगा C, 2.1। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने का तात्पर्य होता है कि पति पत्नी अर्थात 2 पर 1 बच्चा, जिसे सामान्यतः गणितीय भाषा में 2 पर 1 कहा जाता है। अर्थात प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए TFR 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, किसके अनुसार? तो ये SN लाल के अनुसार। भारत में गरीबी के अनुमान किंतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो सिर गणना, कैलोरी गणना, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो आप सभी को पता है कि क्या क्या हम गणना करते हैं, तो हमें समझ में आता है। तो हम सिर की गणना करते हैं, और विधि कैलोरी, पोषण, मान विधि तथा पारिवारिक उपयोग और व्यय को भी हम इसमें जो है कि गणना को करते हैं इसके अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा पहला, सिर का गणना, कैलोरी गणना और पारिवारिक व्यय। ठीक है, ये सारे गणना किए जाते हैं। आंसर होगा B। अब आयुष्मान योजना, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जो है कि गरीब व्यक्ति के लिए मुफ्त में इलाज होते हैं, उसके बारे में एक प्रश्न है, 64 नंबर का प्रश्न। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। बिल्कुल सही। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। तो ये नहीं होता, पहला होता है, दूसरा क्या होगा? ये कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा B। ठीक है, केवल 2। क्या पूछ रहा है? सत्य है, तो केवल 2 क्या है? सत्य है। ठीक, अभी क्यों है एक बार आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या गलतियां दी हुई हैं उस प्रश्न के अंतर्गत, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का प्रावधान है। अतः कथन एक गलत है। इस योजना के राज्य व केंद्र की हिस्सेदारी 60:40 का अनुपात है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024। ठीक है, 2024। और भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत सरकार ने 2024 रखा है। 66 नंबर का प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था? तो ये कर दिया था 2010 में। ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा, इसका व्याख्या है,
मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट ब्रांड में विदेशी पर पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी। तो कितनी % बढ़ा दी थी 2020-21 में? तो 15%। केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कितनी % बढ़ाई थी? 15%। नेक्स्ट है 66 नंबर का प्रश्न, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? A प्रधानमंत्री कार्यालय, B गृह मंत्रालय, C मंत्रिमंडल सचिवालय, D नीति आयोग। तो किसके अंतर्गत आएगा विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय? तो यह आएगा नीति आयोग के अंतर्गत आएगा। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर, ये प्रश्न 69 से शुरू होता रहा है। 69 भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। अब इससे प्रश्न कैसे बनता है आप देखिए व्यापार से। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन A दूसरा R कहा जाता है। तो कथन A है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। बिल्कुल सही, ये अहमदाबाद नहीं है। और दूसरा है R, ये अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थिति। फिर से देखेंगे R को, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। ये कथन जो है सही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कच्चा माल यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी जो होती है तो ये थोड़ी काली मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कच्चे माल अवेलेबल होते हैं, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र ऐसा नहीं है। इसका हो जाएगा जो है कि A गलत हो जाएगा, R सही हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, याद रखिएगा, अहमदाबाद नहीं है, न कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इससे इसे कच्चे माल की कमी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? A बेनापोल, B मालोटी और C पैरा और D चट्टोग्राम का दूसरा नाम है चिटगांव। भारत के कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से होकर अगरतला तक गया था। 71 नंबर का प्रश्न है, ट्रैवलर एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अब ये क्या होता है ट्रैवलर एंड टूरिज्म, इसको व्याख्या के रूप में देखिए। ट्रैवलर एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोंगनी स्विट्जरलैंड में है। WEF 2007 से यह सूचकांक जारी कर रहा है। आपसे यदि पूछा जाएगा कि कौन जो है कि कंपनी जारी कर रही, तो आप ये बताएंगे WEF 2007 से यह सूचकांक जारी हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब आपको बताना है, जब आप सारे को जानते रहेंगे तभी कर भी पाएंगे। देखिए, नाबार्ड की स्थापना, तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अब आप देखिए, जब तक ये डेट आपको क्लियर नहीं होगा आप इस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड बहुत पुरानी बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो सबसे पहले A आएगा। अब एक नंबर वाला सिर्फ आप देख पा रहे होंगे, तो ये किस में है? 4 में दूसरे नंबर पे है नाबार्ड की स्थापना। सबसे पहले आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उसके बाद नाबार्ड आएगा। नाबार्ड भी कृषकों के लिए ही बैंक है, लेकिन सबसे पहले ग्रामीण बैंक आई थी, फिर नाबार्ड की स्थापना आया था। इसके बाद आप देखेंगे जो है स्वयं सहायता समूह का बैंक, इसी को दूसरा नंबर पे ले आएंगे।
तो आप ध्यान दीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लिंकेज कार्यक्रम 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, कहीं के 95 भी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड को आप याद रखिए 1998, ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक एवं विकास, जनसाधारण का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसका महत्वपूर्ण नहीं था, तो ये था पर्यावरण प्रदूषण। अब देखिए हम इसका थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। औद्योगिकी क्रांति के बाद विश्व में खास तौर से 20वीं सदी में जब भी विकास की बात होती है तो साथ में उससे जुड़ी नकारात्मकता भी हमारे समाज को द्रष्टव्य होती। यथा बड़े डैम बांध बनाए जाने के बाद उससे विस्थापन, पुनर्वास तथा साथ ही साथ किसी बड़े प्राकृतिक तंत्र का विनाश। उदाहरण के तौर पर सरदार सरोवर बांध बनाए जाने के बाद एक पूरा का पूरा कस्बा जिसका नाम हर्षद या डैम के पानी में जलमग्न हो गया। इस विषय पर बहुत चर्चा हुई, किंतु राजनीतिक एवं विकास जैसे मुद्दे न के बराबर उठाए गए। तो आप देख रहे हैं, डैम जब किसी भी नई चीज़ को हम निर्माण करते हैं, बांध वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ पे बांध बन रहा है उनका आबादी कितनी है, फिर वहाँ से हम जनसंख्या को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, जो वहाँ के रहवासी हैं किसी और जगह जाएंगे तो कितनी प्रकार की समस्याएं होंगी। वही ये प्रश्न आपसे कह रहा है। सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है जिसके बारे में आपको बताया गया। तो पर्यावरण प्रदूषण ये पूछ रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्व नहीं है? तो आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण भी हुआ है और राजनीति एवं पर्यावरण का प्रदूषण भी बढ़ा होगा। जब खनन होगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जन सामान्य का विस्थापन, पुनर्वास होगा, एक व्यक्ति दूसरे जगह जाके स्थापित होगा और कितनी प्रकार की दिक्कतें, लेकिन राजनीति एवं विकास का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यही क्या है? गलत है। 74 नंबर का प्रश्न, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत क्षारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था तो जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, और जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो ये कौन सा प्रतिवेदन था? ये था आवर कॉमन फ्यूचर प्रतिवेदन। अब आप देखिए 1987 में यह प्रतिवेदन जो है कि बना हुआ था। तो वर्ष 1987 में यूएन पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जो बर्ट लैंड रिपोर्ट के नाम से जाना गया तथा जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, भविष्य के लिए। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो ये हैं रेचल कार्सन। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली की लेखिका रेचल कार्सन है। अभी आप जानेंगे, इनका जेंडर भी जानेंगे, लेखिका है, लेखक नहीं है। तो 76 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगना ये भी है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण, व्यापार, जैसे किसी भी पशु को पकड़ के आप बेच दीजिए बिना परमिशन के, ये सारी चीज़ें क्या है? ये इनके विलुप्ति के कारण हैं। लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये क्या है? कारण नहीं है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का वाणिज्यीकरण, व्यापार से सब वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के कारण है, जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसका कारण नहीं है। ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। गलत है। ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? दोनों चीजें क्या होंगी? गलत होंगी। अब देखिए कैसे,
29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार विश्व के 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया था, अभयारण्य के बाहर रहते हैं। तो ये दोनों सही उत्तर को चुनिए। तो ये 1 और 2 दोनों सही थे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो 78 नंबर का प्रश्न होगा आज का। ध्यान दीजिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थे एस सुरेश बाबू, बी था PLN राजू, सी था SPS कुशवाहा, डी था अशोक साहनी। तो किसको मिला था यह पुरस्कार? अशोक साहनी को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जुलाई 2020 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड अशोक साहनी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर का प्रश्न है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन की कम करता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रिफिकेशन जल इसका व्याख्या देख लीजिए। न्यूट्रिफिकेशन जल तंत्र में पोषक तत्वों के बढ़ने की घटना है। इसमें जल में पोषक तत्वों की वृद्धि से जल में रहने वाले बैक्टीरिया आदि की संख्या अचानक बढ़ जाती है। यह बड़ी संख्या जल में घुलित ऑक्सीजन 2 का अधिक उपयोग करती है। इससे जल में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। दोनों कथन सही है। देखिए नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है, जिसको आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो आप सभी को पता है सबसे पहले आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, तो पहला नंबर आ जाएगा। यदि जो है कि वन्य संरक्षण अधिनियम पहले आएगा तो ये कब हो जाएगा आपका, ये इसका 1 मिनट, सबसे पहले आएगा तीसरा नंबर आएगा 73 में है। ठीक है, 73 से शुरू होगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कि यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा 92 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा 1972 में, तथा जैव विविधता अधिनियम आएगा 11 सितंबर सन 2002 को पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में पारित किया गया, जिसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर 73 में है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कम चर्चा में भी रहता है। एलिफेंट में शुरू किया गया। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ये रहा आपके प्रश्न का व्याख्या। स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, 81 नंबर का प्रश्न। और देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। जीवों व पर्यावरण के बीच विभिन्न जैव रासायनिक चक्रों का प्रवाह जो कि चक्रीय होता है वह जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है। तो ये होता है -18 डिग्री अंश सेल्सियस। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बी होगा। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है जल वाष्प है सबसे पहले। इसके बाद जो है कि CO2 है, NO2 है, CH4 आती है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समुदाय का 83 नंबर का प्रश्न है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम, सीयर या समुदाय गतिक जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड आप सबने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। सीयर क्या है अब आप देखिए, जैव भार पिरामिड स्थल पर सीधा, जबकि जलीय पारितंत्र उल्टा बनता है। जल का पारितंत्र क्या बनता है? उल्टा बनता है। अनुक्रमण के क्रम में समुदायों के प्रति प्रावस्थाएं जो एक के बाद दूसरे द्वारा अध्यासित या अधिगृहित कर लिया जाए उसे क्रमक या शोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्रमक कहेंगे या शोर कहेंगे या सीयर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सीयर दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। कौन सी नहीं है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस CO2, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, O3 जिसको कहते हैं, जबकि NO2 वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब देखिए जो है कि 85 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये अंश ए नंबर परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो परिचालन पर्यावरण ये क्या है? ये नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या, पर्यावरण को भौतिक, जैविकी तथा सांस्कृतिक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण में कहीं भी परिचालन पर्यावरण नहीं आता। आप देखेंगे आपका प्रश्न है 86 नंबर का, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये किए थे एल्टन द्वारा। ठीक है, तो ये देखेंगे पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन W. वेनेट द्वारा किया गया। ये एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी हैं तथा उपरोक्त अवधारणा का विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक कहाँ दी है? इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर लिखिएगा, दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में दिया है। कहा इतनी बड़ी पुस्तक का नाम है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो इसका क्या उत्तर होगा भाई? ये चारों होंगे। समुद्र जल का तल बढ़ जाएगा, हिम नदी का जब बर्फ पिघलेंगे, बीमारियों का कारण बनेगा, प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 सभी होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में प्रवाल विरंजन, हिमानियों के पिघलने के समुद्र तल का बढ़ना, गर्मी से बीमारियों का फैलना। 88 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप पूरा लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1987 है। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ये भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 92, द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972। तो इसका जो है कि क्या सही होगा? सबसे पहले आएगा चौथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है कि रियो आ जाएगा। दी लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में है। ठीक है, चौथा पहले आएगा, इसका मतलब बी सही होगा। ये है 72। उसके बाद आएंगे रियो पृथ्वी सम्मेलन 87। इसके बाद आएगा बर्लैंड आयोग का रिपोर्ट अप्रैल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में प्रकाशित हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 89 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से शुरू होगा विश्व व भारत का भूगोल। तो प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है? तो ये रेगमा है। ठीक है, आप देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। हालचू है, ओंजे, सोमपेन भारत के अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं, जबकि रेगमा जनजाति असम या नागालैंड की है, भारत के इस बेल्ट की पूर्व साइड की है जो बिहार से सटे हुए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो झेलम, सतलज, गंगा, रावी। तो ये कौन सा है? झेलम नदी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम जो है कि राक्षस ताल झील है। यह नदी हिमालय श्रेणी की काट कर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सतलज ही ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न है अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश। ये खस जो एक खस जनजाति नागालैंड की जनजाति, यही प्रश्न क्या है? गलत है। ठीक है, और टोडा तमिलनाडु की है। आप एक बार फिर से देखें, आप देख लीजिए, अंगामी नागालैंड की जनजाति है, बिरहोर झारखंड की है, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, रवस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, बल्कि यह भारत के उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ की है? भारत के उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। 92 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से भी ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होता है, इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको लोकटक झील कहाँ है?
आप लोग फटाफट बताएंगे। और हम देखिए फटाफट पहले नोट कर लीजिएगा। ये है साला झील और बड़खल झील, लोकटक झील, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, कालीवेल झील, तमिलनाडु। इसको आपको क्या करना है, मिलाना है और मिला के फिर इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इन झीलों का क्रम, आप फटाफट देख लीजिए। साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील है हरियाणा फरीदाबाद में, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील लिपुपुरम जिला तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलेंगे। 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो सबसे पहले नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री श्रेणी। अरावली भारत की ही नहीं वरन विश्व में प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह प्रीकैम्ब्रियन काल की है। इसी प्रकार नवीन पर्वत श्रेणी में हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भरिए। तो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, कौन सा उद्यान किस राज्य में है ये आप बताएंगे। इंद्रावती कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, मतलब 1 का 4। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 का 4 कितनी जगह पे दिया हुआ है। 1 का 4 हर जगह दिया है 1 का 4। तो ये डी को आप काट दीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए, मुल्लेम कहाँ पे है? ये गोवा की है, तो मतलब बी का तीसरा, बी का क्या है? तीसरा, ये हो गया पहला नंबर। और सी का क्या है? कलेसर, कलेसर कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है, और कलेसर सी का दूसरा, ये हो गया। और बेतवा, बेतवा सभी पता है आपको, एक भी पता है तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे जाएंगे। बेतवा झारखंड का है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब 95 नंबर का प्रश्न को देखें फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा चित्र, ये भी प्रश्न हरदम बनता रहता है, तो आप याद रखिएगा। 95 नंबर का प्रश्न है। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि खनिज है, उत्खनन शहर है। अब नीचे प्रश्न आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तांबा कहाँ है? भीलवाड़ा में है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, लव अयस्क वेल्लारी में है, तो ये सही है, मतलब दूसरा सही है। मैग्नीशियम भीलवाड़ा, मैग्नीशियम यहाँ नहीं चित्रदुर्ग में है, तो ये भी गलत हो गया। बॉक्साइट कटनी में है, तो सभी जानते हैं ये कटनी मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा आगे है। तो ये है बॉक्साइट, मतलब दूसरा और चौथा सही है। यहाँ पे आपको उत्तर देना है, दूसरा और चौथा क्या है? सही है। नीचे देखिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ये पहला सही है, और क्या सही है? तीसरा सही है। ठीक है, अब आप इनको जो है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके तांबा, भीलवाड़ा, लौह अयस्क, बेल्लारी, मैग्नीशियम, चित्रदुर्ग और बॉक्साइट कटनी आप याद रखिएगा, इनको लिख लीजिएगा। कश्मीर घाटी स्थित है, तो बताइए कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा, ए नंबर, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। तो इसका आंसर होगा ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। यहाँ पे है क्या है? तो यहाँ पे है भाई कश्मीर की घाटी। ठीक है, आप देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय की हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 97 नंबर का प्रश्न, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की बात आपसे की जा रही है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व क्रम में है, तो सबसे पहले आएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सी आएगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो 4 नंबर पहले आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है देश, और वहाँ कौन सा खनिज उत्पादक होता है उस देश में? तो कजाकिस्तान में क्या होता है? कारागांडा। ये भी ये कह रहा है नहीं है, प्रश्न देख रहे हैं, नहीं पूछ रहा है, तो ये सही है, इसका मतलब नहीं होगा। यूक्रेन क्रिवोई राग, तो ये भी क्या है? वहाँ पे होता है, तो ये भी क्या है? सही है, तो गलत हो जाएगा। जर्मनी नॉर्मैंडी, तो जर्मनी में नॉर्मैंडी होता है। एक है फ्रांस फायरेनीज। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? जनवरी जो है कि
आप देखिए फाइरेनीज, ठीक है। तो ये प्रमुख हैं तत्व, और यहाँ पे जो जर्मनी के प्रमुख लौह खनिज दे रहा है जर्मनी का, ये क्या है, ये क्षेत्र इसका नहीं है, ये है इसका क्षेत्र हो जाएगा। इसका मतलब ये सी गलत है, ये नॉर्मैंडी नहीं है। नॉर्मैंडी की जगह एशियन होता तो ये प्रश्न आपका सही होता। आइए एक बार व्याख्या को देख लीजिए। देश कजाकिस्तान में कारागांडा है, यूक्रेन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ आया होता है। वर्तमान में ये देश भी जो है कि युद्ध में बहुत सारा खतरा इसको हो चुका है। अब इसकी स्थिति क्या होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस समय फ्रांस नॉर्मैंडी और फ्रांस फाइरेनीज, ठीक है। तो जर्मनी के प्रमुख लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र एशियन तथा डार्टमंड नामक औद्योगिक नगर। इन नगरों से कच्चा लोहा प्राप्त होता है। जर्मनी का वेस्टफेलिया क्षेत्र धात्विक खनिज निक्षेपों के लिए तथा रूर क्षेत्र कोयला निक्षेपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। ये प्रश्न है आपका 99 नंबर का प्रश्न है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में, जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे रसीले फल ज़्यादा मिलते हैं। ये तो कॉमन सा प्रश्न था। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखिए फिर आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीतकाल में प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ ये प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों दशाएं खट्टे रसीले फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल दशा पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए 100 नंबर का प्रश्न है। सुमेलित सूची ए से सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और किस देश में चक्रवात आए थे? तो ये तो पुराने प्रश्न हो गए। अब नए नए चक्रवात आए हैं, उनके बारे में आप सर्च कीजिएगा, जरूर लिखिएगा। लेकिन उस समय आए हैं तो हमें देखेंगे। बैगुओ कहाँ आया था? फिलीपाइंस में आया था, ठीक है। बैगुओ ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा 2 में है। अब आप आगे चलेंगे तो बी है हरिकेन। हरिकेन कहाँ आया था? यह था यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हरिकेन। तो बी का हो जाएगा चौथा। ये इसका मतलब इसका प्रश्न उत्तर 2 सही है, मतलब बी सही है। टाइफून आया था चीन में, विली आया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, जबकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बहती है, ठीक है। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ये है अगुल हास की धारा। अब देखिए कनारी, ये अटलांटिक का है, और फ्लोरिडा ये भी अटलांटिक का है। अगुल हास धारा हिंद का है, और क्यू राइल धारा प्रशांत का है। अब देखिए सूची 1 से 103 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। यहूदी, अब आपको क्या करना है, निर्जातीय समूह और देश, ठीक है। निर्जातीय समूह का मतलब वहाँ की जो जातियाँ हैं और फिर वो किस देश की हैं, कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, ये मिलाना है आपको। यहूदी सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ रहते हैं? इजराइल में। और टेडा रहते हैं लीबिया में। बेजा मिस्र में। लूर ईरान में। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि कूट का सही उत्तर कीजिए, तो इसका होगा, आप देखेंगे यहूदी कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं इजराइल में यहूदी, तो इसका नंबर ये हो गया डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न को, लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो है कि मोरक्को, रबात, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, केप वर्डे, बामोक। अब इसका सही जो है कि सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न को आप फटाक से देखिए और चलते हैं आगे। इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। मोरक्को, रबात, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, केप वर्डे, प्रेया, माली, बामोको, ठीक है। और 105 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन करता है? तो मैग्नीशियम का, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका में बॉक्साइट न के बराबर पाया जाता है तथा यहाँ यूरेनियम के भंडार इसके पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। आप देखिए 106 नंबर का प्रश्न है। तो सुमेलित ये भी क्या करना है, कूट 1 से कूट 2 को मिलाना है। किस पर्वत, कौन सा पर्वत और किस देश में है, ये मिलाना है आपको। ये भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं, ये सब प्रश्न कॉमन प्रश्न है, समझ लीजिए आपके लिए। देखिए अब हम करेंगे एटलस पर्वत
तो एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो ये है मोरक्को में। तो ए का ए हो जाएगा। और किलिमंजारो, एक कहीं कहीं किलिमंजारो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किलिमंजारो कहाँ पे है? तो किलिमंजारो है तंजानिया में, मतलब कि ये हो जाएगा बी का तीसरा। तो 1-3 हो गया। तो 1-3 किस में है? तो ये सबसे पहले 4 होगा, 1 में चौथा होगा ना, तो ये 4 होगा, 1 नहीं होगा, ये 4 होगा। ए में 4, इसके बाद 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। अब चिम्ब्रोजो कहाँ है? इक्वेडोर में है। अब पाइरेनीज, ये फ्रांस स्पेन में। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, बाकी चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा है। देखिए, एटलस पर्वत मोरक्को के उत्तर पश्चिम में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्ब्रोजो इक्वेडोर में है, जबकि पाइरेनीज फ्रांस स्पेन की पर्वत श्रेणी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है। देख रहे हैं कैसा कैसा प्रश्न नया नया बन रहा है। किंडा घाटी प्रसिद्ध है, तो कहाँ किसके लिए? टीन उत्पादन के लिए किंडा घाटी पसंद है। मलेशिया रबर, चाय, कहवा तीनों का उत्पादन करता है, लेकिन मलेशिया की किंडा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो रबर उत्पादन करता है, चाय और कहवा। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी, गिनी, रवांडा, ठीक है। कहाँ से नहीं गुजरती? तो तीसरे और चौथे से, मतलब भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती। आप देखेंगे आप 13 देश से गुजरती है भूमध्य रेखा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला देखेंगे तो ये देश हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, मालदीव, किरिबती, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम प्रिंसेस, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। बाकी ये हिस्सा किसका किसका है? तो ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा है हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के समृद्ध क्षेत्र में स्थित एक अभ्यारण्य है जो प्रमुख रूप से घड़ियालों के संरक्षण के लिए संबंधित है। यह हरियाणा से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो है कि आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं हरियाणा से। इस प्रश्न को आप दोबारा भी चेक कर लीजिएगा, हम करके पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में क्या सही है क्या गलत। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे यूपी विशेष, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश विशेष का पेपर है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से अच्छान्वित है, तो ऐसे 10 शहर है। सबसे पहले देखेंगे वाराणसी, मोदी जी का शहर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? ये बने थे 1971 से 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। कानपुर सबसे ज़्यादा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर 1971 में तथा लखनऊ 1981 में 10 लाखी नगर घोषित किया गया था। याद रखेंगे 81 में कौन घोषित किया गया था? कानपुर। और 1971 में कानपुर, लखनऊ 1981 में 10 लाखी नगर घोषित किए गए थे। 112 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 19 जुलाई 2020 को प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इससे संबंधित विधेयक भी विधानसभा में पास किया गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया गया था? तो सभी को पता है मिर्जापुर में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 2018 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के 100 MWP का सौर ऊर्जा संयंत्र फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया था। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया था। यह सोलर प्लांट मिर्जापुर के दादर कला ग्राम में लगाया गया। 380 एकड़ से ज़्यादा फैले इस सोलर प्लांट में करीब 19,000 सोलर पैनल लगे हैं। इस प्लांट का निर्माण फ्रेंच कंपनी एनगी द्वारा लगभग 500 करोड़ की लागत से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो ये है कुशीनगर का हवाई अड्डा। तो कुशीनगर का हवाई अड्डा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर स्थित है? तो ये पार्क जो है लखनऊ में स्थित है। आप देखिए
इसको भी व्याख्या कर देते हैं। उत्तर प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। इन पार्कों की स्थापना का उद्देश्य जैव तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिकों तथा लघु और मध्यम उद्यमियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। इससे वैज्ञानिक नई खोज तथा उद्यमी नए बायोटेक उद्यम स्थापित कर सकेंगे। विविध प्रश्न जो मतलब कि हरदम पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ये भी प्रश्न अपने बहुत रोल निभाते हैं एग्जाम में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2019 में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उस समय मंत्री कौन थे? केंद्र के पर्यावरण मंत्री कौन थे? हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी 1919 को की गई। इसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के तहत 102 प्रदूषित शहरों को अगले 5 वर्षों में स्वच्छ करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे अनुमति कटौती दर है 20.30% रखा गया है। अगला प्रश्न 117 नंबर का, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इनसे इसने स्कूलों में नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए CGI इंडिया के साथ सहयोग किया है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं भैया? पूरक पोषक तत्व है, टीकाकरण है, पोषक एवं स्वास्थ्य शिक्षा है, परिवार नियोजन नहीं है। याद रखिएगा, जबकि परिवार नियोजन होना चाहिए। तो आप देख लीजिए क्या क्या नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा था, नहीं है, ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। समन्वित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत अक्टूबर 1975 में की गई। इस योजना के अंतर्गत बाल विकास के आवश्यक 6 अवयव पर संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इनमें 5 अवयव हैं। पूरक आहार है, ठीक है, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा है, स्कूल से पूर्व जो बालवाड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा है, नियमित स्वास्थ्य जांच है, परामर्श सुविधाएं हैं। स्वनियमित स्वास्थ्य जांच में बच्चे का वेट वगैरह करेंगे, कुपोषण है नहीं है, रिपोर्ट आगे लगाएंगे आंगनबाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट्स ई पार्क ने, तो इन्होंने किया था। अब 120 नंबर का प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये है हुबली के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में देश को एक रेल संग्रहालय समर्पित किया गया। ध्यातव्य है कि देश का पहला रेल संग्रहालय 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के नाम से चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। हुगली रेल संग्रहालय मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे का दूसरा संग्रहालय है। हुगली रेल संग्रहालय को 2 हिस्सों में घाट प्रभा तथा माल प्रभा काटेज में बांटा गया है। अब आप याद रखेंगे घाट प्रभा और माल प्रभा। 121 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात। तो जुलाई 2020 में USA अरब जगत का पहला राष्ट्र है जिसे अपने मंगल मिशन होव का प्रक्षेपण किया। मिशन का नाम क्या था? होव था। ठीक है, अब नेक्स्ट 122 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो बांग्लादेश। क्या प्रतिबंध लगा दिया? देखिए पढ़ लीजिए आप। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने जुलाई 2020 में अपने देश में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश सरकार ने ऑनलाइन और पोर्नोग्राफी एवं गैम्बलिंग जुए पर कार्रवाई के तहत 20,000 से ज़्यादा वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया। जो है कि अन्य चीज़ों को भड़काने का कार्य करती है, वो सारी वेबसाइटें बंद हो गई। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है? कौन सा सही है? तो आपको बताना है कूट के माध्यम से। आप प्रश्न को देखिए, उत्तर को देखिए। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये है पहला, एक है, ये है जो है 1 नंबर का है, इसका आंसर होगा। उसको व्याख्या के रूप में देख लीजिए। इंडिया आइडियल समिट 2020 भारत अमेरिका व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय विषय था एक बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट भारत 124 नंबर का प्रश्न है, भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किया जाएगा। तो हरियाणा द्वारा 25 जुलाई 2020 को खेल मंत्री किशन रिजिजू ने घोषित किया है कि वर्ष 2021 के चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम को
मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। 125 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो ये बना है मोहन बागान। न्यूयॉर्क के टाइम एक स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड में 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला देश का अकेला फुटबॉल क्लब मोहन बागान बना। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो देवलाली जो महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार तक। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, आप इनकी व्याख्या देख लीजिए। भारत की पहली रेल 8 अगस्त 2020 को किसान रेल है, यह भी याद रखना है, पहली रेल किसान रेल है। देवलाली महाराष्ट्र तथा दानापुर बिहार के बीच चलाई गई। साथ ही दूसरी किसान रेल बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच चलाई गई। किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन है जिसके माध्यम से जल्दी खराब होने वाले फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। पहली किसान रेल रूट देवलाली दानापुर पर पड़ने वाले 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत ये आना तय था। 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, G20 सम्मेलन 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारिज, ईस्ट एशिया सम्मेलन बैंकॉक। तो इसमें से कौन सा सम्मेलित नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है, नहीं है, तो ये है ईस्ट। आप इसका व्याख्या देख लीजिए। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसका मेजबान देश वियतनाम था। 128 नंबर का प्रश्न, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 6। 2020 में भारत की कुल 10 रामसर साइट घोषित की गई, जिनमें से 6 साइट उत्तर प्रदेश की है। 6 स्थल हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी और सरसई पक्षी अभयारण्य। ये 6 कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। 129 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ये छत्तीसगढ़ में हुई है। कोविड के अंतर्गत 130 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी किया? तो वैक्सीन सम्मेलन हो रहा है यूके में। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की थी। किसने किया था? तो ये किए थे भैया यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, आप देखेंगे 131 नंबर का प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। और इसका व्याख्या देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक एवं अपतटीय गश्ती पोत है। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया था? तो ये किए थे हरियाणा ने। हरियाणा राज्य सरकार ने, क्योंकि दूध घाट की नगरी है हरियाणा, तो सबसे पहले पशु का क्रेडिट कार्ड तो बनाएगा ही। तो देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। यह कार्ड किसानों को पशुपालन के लिए किसानों को ऋण प्रदान करने में मदद करता है। 133 नंबर का प्रश्न है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये था कोलकाता, नोएडा, मुंबई, ये तीनों थी। और ये कंपनियां थी ICMR राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नोएडा, KMR राष्ट्रीय प्रजनन अनुसंधान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय कालरा एवं आंत्र रोग संस्थान कोलकाता, ये तीनों रही प्रयोगशाला। और 134 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 जून 2020 में नहीं चुना गया? तो आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, इनमें से किसको नहीं चुना गया है? तो ये नहीं चुना गया है कनाडा को। किसको? कनाडा को। ध्यान दीजिएगा, कनाडा को नहीं चुना गया है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा।
आप चलेंगे 135 नंबर के प्रश्न पे और देखने का कार्य करेंगे 135 नंबर का प्रश्न कैसा प्रश्न है। अब उसको 134 नंबर के प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। कनाडा को वर्ष 2021-22 के लिए यूएनओ और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया है। 2020 में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुने गए थे। 135 नंबर का प्रश्न है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है दोस्तों। शिक्षा जगत में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। देखिए ये है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई, बिल्कुल सही। विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी, नहीं 38 नहीं 34 वर्ष, ठीक है, ये गड़बड़ी थी। तो इसका कौन सा सही था, तो केवल एक सही था, ए नंबर। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा कथन असत्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 86 में बनी थी, तो 20 में बनी है, उसे भी जोड़ लीजिए, 34 साल हो गए। तो कथन असत्य है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 2086 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी, जिसके बीच का कुल अंतर 34 वर्ष होगा। बड़ा मजेदार प्रश्न था। 1936 निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई, तो ये दिल्ली में आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चला सकते, क्योंकि प्रदूषण के बारे में दिल्ली पहले स्थान पे है। 137 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। ये प्राप्त किए थे नांदी फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। नांदी फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड वियर 2050 पुरस्कार प्राप्त किए। यह हैदराबाद स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। यह पुरस्कार रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। मिट्टी बचाओ, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी बहुत कम है, सारे पर्वत पहाड़ी हैं, तो ये लोग शुरू कर दिए भाई। और इसका दो आंसर सही होगा। एक तो सी भी होगा, दरभंगा बिहार में भी हुआ है, ये भी हुआ है, तो ये दोनों प्रश्न जो सही किए होंगे उनको दोनों नंबर मिला होगा। देखिए CD भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत होशंगाबाद, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से हुई थी। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सी माना है, जबकि इसका उत्तर डी होना चाहिए। दरभंगा आंदोलन मिट्टी बचाओ आंदोलन नहीं वरन तालाब बचाओ आंदोलन था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। 139 नंबर का प्रश्न है नीति आयोग द्वारा सितंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वर्गों में से 21 में वर्गीकृत किया गया। अच्छा प्रदर्शन फार्मर में किसमें किया गया है, अच्छा प्रदर्शन पर फार्मर में, ठीक है। व्याख्या देखिए नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया। 140 नंबर का प्रश्न है। अब 10 प्रश्न और बचे हैं, 150 प्रश्न है टोटल दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो देखेंगे तो किसको शामिल किया गया है। वाराणसी को शामिल किया गया है, प्रयागराज को। तो आप देख लीजिए किसको शामिल किया गया है। वाराणसी को किया गया है, मथुरा को किया गया है। हृदय योजना जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। इनमें उन शहरों को शामिल किया गया था जो सांस्कृतिक धरोहर हैं तथा जिनका विकास भी संभव है। इनकी संख्या कुल 12 है। अजमेर, अमरावती, पुरी, वाराणसी, मथुरा, वेलंकत्री तथा वारंगल, अमृतसर, बादामी, द्वारका, कांचीपुरम। पोस्कीय सस्टेनेबल पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटक और लघु पैमानों पर यात्राओं का प्रबंध, सांस्कृतिक अखंडता और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। देखने से भी जब प्रश्न को पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का व्याख्या देख लीजिए। सस्टेनेबल पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है। UNWTO ने अपने में कुल 12 सूत्री लक्ष्यों में परिभाषित किया है। UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है तथा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को की गई थी। इन 12 लक्ष्यों में सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना शामिल है। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, तो हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों को देखरेख करने वाली संस्था के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। आपको प्रश्न पूछा गया था, सही चुनिए, उत्तर चुनिए, तो ये दोनों सही। हौसला 2018 आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया।
था। यहाँ बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं में बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, अतः दोनों कथन सही है। अब आपका प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न मजेदार है और ये प्रश्न मेहनत वाला भी है। देख लीजिए इसकी व्याख्या, सीधा चलते हैं व्याख्या पे, आप नोट कर लीजिएगा। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधिक आभार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 द्वारा प्राप्त हुआ था। तो आप इस प्रश्न को देख पाएंगे, इसका उत्तर होगा दूसरा और चौथा। ये है दूसरा और ये है चौथा, ठीक है, सी नंबर देख लीजिए। आगे चलेंगे। अब 144 नंबर का प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक का कथन ए, दूसरा आर कहा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP भारत सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना। तो मेरे हिसाब से पहला गलत है और आर सही है, ये भी इसका डी होगा। राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन अवसंरचना का वर्ष 2020 से 25 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था, अतः कथन गलत है। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, यह कथन सत्य है। 145 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। विश्व बैंकिंग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 भारत का 63वां स्थान है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो ये प्रश्न दोनों सही है। अब आप देखेंगे विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में भारत की मिली रैंक 63वीं, जबकि 2019 में भारत की रैंक 77वीं थी, अतः दोनों कथन सही है। 146 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब ये भी मजेदार प्रश्न है और कूट 1 कूट 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। योजना और प्रारंभ वर्ष, PM जन आरोग्य अभियान, PM वय वंदना योजना, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये 2014 है। आपसे वही पूछ रहा है कि इसका प्रारंभ वर्ष, इसके कूट में हमें उत्तर देना है। तो हम सीधा चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी योजना कब हुई थी। PM जन आरोग्य योजना 2018, PM वय वंदना योजना 17, PM रोजगार प्रोत्साहन 15, स्वच्छ भारत 14, ठीक है। आप चलेंगे 147 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदार और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? सही नहीं है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक न हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। इसके अंतर्गत रुपया 30 देख रहे 30 लाख का मासिक पेंशन सुनिश्चित करें। तो जो है कि इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। इसकी वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यह बहुत ही पॉपुलर योजना रही, ठीक है। अब 148 नंबर की जो है कि प्रश्न को देखें। 148 नंबर, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप आप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के लिए स्टार्टअप अप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो दोनों प्रश्न सही, दोनों जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। एक उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देना है, तथा कथन ए तथा कथन 2 दोनों सही है। अब हम देखेंगे 149 नंबर का प्रश्न। और देखिए नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को आर कारण कहा गया है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने का उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और आप देखेंगे बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रिक है। दोनों बातें क्या हैं? सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप 150वां नंबर का प्रश्न है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रकाशित करना था। ये भी केवल एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है। कौशल भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री जुलाई 2015 में की। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास, जिसमें कई तरह की तकनीकी तथा गैर तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। ये रहे दोस्तों 150 प्रश्न। जो है कि यूपी
पीसीएस का ये 2020 का प्रश्न था दोस्तों। इसके अंतर्गत 2 वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम 60 प्रश्न का एक अलग सा वीडियो बना दिए थे दोस्तों। आप दोनों वीडियो को देखें। वीडियो व्याख्यान पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, मेरे लिए भी आप थोड़ा सा